देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में कल लौटी फिर से दमदार खरीदारी। सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद और मिड कैप इंडेक्स नए हाईज पर। मोमेंटम जबरदस्त और एफआईज के फ्लो दमदार। अब बड़ा सवाल है कि क्या आज 8,600 के लेवल के पार पहुंच पाएंगे और यही तेजी का माहौल और मोमेंटम बरकरार रहेगा। और ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, कहां लगाए पैसा, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और सीधे चलते हैं सबसे पहले आशीष के पास और जानते हैं यूएस मार्केट से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आशीष, आप बताइए, अच्छे संकेत हैं क्या? ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स बेहतर है, अच्छे तो नहीं कहूंगा लेकिन बेहतर जरूर है। अमेरिकन मार्केट्स आपको याद होगा पिछले 3 दिनों से कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे। कल मिक्स ट्रेड था। इनफैक्ट नैस्डैक और S&P तो हरे निशान पे जाके बंद हुए, हालांकि ऑफ हाइज। अगर इंटरडे चार्ट्स देखेंगे आप तो दिन के हाई से कुछ दबाव के साथ जरूर बंद हुए, लेकिन बेहतर क्लोजिंग थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। दबाव क्यों आया? क्योंकि ध्यान रखिए, कल कच्चे तेल में हमने देखा था एकदम से ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया, 1% के आसपास की कमजोरी हुई थी। उसके बाद एनर्जी शेयर्स में वहां पे दबाव आया, तो तमाम एनर्जी पॉकेट में हमने सेलिंग आती हुई देखी। इसके अलावा ट्यूसडे को आफ्टर मार्केट यानी कि बाजार बंद होने के बाद डिज्नी के नंबर्स आए थे। रेवेन्यूज में एस्टिमेट से कहीं कमजोर प्रदर्शन था। उसके बाद उस स्टॉक की तगड़ी पिटाई हैवीवेट है, उसके चलते भी वहां पे दबाव बना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो फेड के गवर्नर है उनका हमारे ही नेटवर्क CNBC के साथ जब बातचीत हुई तब उन्होंने कहा लेबर मार्केट्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी डेटा पॉइंट्स का अवेट कर रहे हैं। तो मार्केट ने उसे इंटरप्रेट करा है कि फेड खुद भी अभी तक ये नहीं भुना पाया है कि कब तक वो दरें बढ़ाएगा। शायद इट विल टेक एज इट कम्स, यानी कि डेटा पॉइंट जैसे जैसे होंगे उस हिसाब से डिसीजन होगा। तो वो कंफ्यूजन फेड रेट हाइक्स को लेकर अभी भी बना हुआ है, अभी भी वो असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। और ये सब रीजन थे ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आने के। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में कल तगड़ा मोमेंटम था, 1 से 1.5% के आसपास की तेजी। इनफैक्ट सिर्फ एक ग्रीस का मार्केट हटा दें जो 1-2% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। अदरवाइज अक्रॉस यूरोप तमाम इक्विटी मार्केट्स में अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था। और वजह, तिमाही रिजल्ट जो कंपनियों के आए वो बेहद स्ट्रांग थे और उसी के चलते ये पॉजिटिव रिएक्शन आपने इक्विटी मार्केट्स में आता हुआ देखा। एशियन मार्केट्स में क्योंकि मिक्स्ड हमने ओवरनाइट क्यूज यूएस से उठाए हैं, तो कंसोलिडेशन कंफ्यूजन के साथ एशियन मार्केट ट्रेड करते हुए, इनफैक्ट कहना चाहिए मोटा मोटी थोड़े कमजोरी के साथ ही एशियन मार्केट एशियन पैक ट्रेड कर रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल से थोड़े से दबाव के साथ शायद आज थर्सडे की शुरुआत हो। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। तो अर्निंग सीजन हावी है, डिज्नी के कमजोर नतीजों के चलते थोड़ा दबाव बना, लेकिन कॉग्निजेंट के जो अच्छे नंबर्स आए उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर आज पड़ने वाला आईटी सेक्टर पर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत वो लेना चाहिए। और कल आईटी शेयरों ने खासतौर से इन्फोसिस को देखिए, आखिरी आधे एक घंटे में जिस तरह की तेज रफ्तार थी, दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ, या तो अंदाजा था या फिर अंदाजा नहीं भी था, तब भी खरीदारी होती हुई दिखी। तो मुझे लगता है आईटी शेयर आज बाजार को सपोर्ट देने का और निफ्टी को सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, सुस्ती वाले संकेत है। शायद एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ी कमजोरी इसी वजह से दिख रही कि एशियाई बाजार ऊपर के लेवल से थोड़ा सा फिसलते हुए दिखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट के संकेतों से बहुत ज्यादा हमें घबराने की जरूरत है, खासतौर से तब जबकि क्रूड $50 के आसपास बना हुआ है। और अमेरिका में जब तब आप देखिए ब्याज दरें बढ़ने को लेकर और कब बढ़ने को लेकर इस पर खबरें आती रहेगी, उस पर बाजार थोड़े बहुत वोलेटाइल ट्रेड दिखाएंगे। लेकिन डायरेक्शन के तौर पर अमेरिकी बाजार स्टेबल है, ग्लोबल मार्केट से हमें कोई खतरे नहीं है। और हमारे लिए इतना काफी है कि ये बाजार बहुत ना बढ़े तब भी ठीक, स्टेबल रहे तो भी चलेगा। तो कुल मिलाकर मैं पॉजिटिव साइड पर देख रहा हूं और वो होगा आईटी सेक्टर। और एफआईआईज ने करीब 450 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी करी है। और डीआईएस की हालांकि बिकवाली है करीब 200 करोड़ रुपए की, लेकिन बाजार शायद आज ईपीएफओ का जो पहला ट्रांच शेयर बाजार में इन्वेस्ट होने वाला है उसके ऊपर नजर रखेगा। और डोमेस्टिक लिक्विडिटी पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजारों को ड्राइव कर रही है। सेंटीमेंट के लिहाज से बहुत बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म पैसा हिंदुस्तान में आता हुआ दिख रहा है, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का। क्योंकि अब तक हमारे यहाँ के लोगों की माइंडसेट है नहीं कि पहली बात तो इक्विटी में पैसा लगाएं, और लगाएं तो भी हर रोज भाव देखने की जो आदत है, यानी कि लॉन्ग टर्म मनी बाजारों में आता नहीं है। मुश्किल से 1 या 2% लोग बाजार में ऐसे होंगे जो वाकई में 3 या 5 साल का व्यू लेकर पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। और पीएफ का जो पैसा है वो 10 और 15 और 20 साल के लिए होता है। ग्लोबली अगर आप देखें, सारे डेवलप कंट्रीज में देखें तो मैक्सिमम अलोकेशन पीएफ के पैसों का इक्विटी मार्केट में होता है, और हमारे यहाँ पूरा अब तक 0 है। तो अब आज से हम शुरुआत करेंगे। सेंटीमेंट के लिहाज से ये बड़ी बात है। हालांकि पैसा बहुत ज्यादा नहीं आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो कुछ भी नया पैसा पीएफ में आएगा उसका इंक्रीमेंटल 5% आएगा, तो वो अमाउंट बहुत छोटा है। सवाल अमाउंट का नहीं है, सवाल
एक सही दिशा में सही कदम उठाने का है और वो होता दिख रहा है। और इसकी समझ या इसके फल जो आएंगे वो शायद 5 या 10 साल बाद लोगों को समझ में आएगा कि क्यों उनके पीएफ ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए जब पिछले 5 या 10 साल पहले ये पैसा इक्विटी में जाते हुए दिखा था। तो उम्मीद करें पीएफ पे आपके लिए बेहतर रिटर्न होते दिखेंगे। लेकिन जहां तक आज के लिए फंड फ्लो का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईज पूरी तरह से फुल फॉर्म में, और हम लगातार यही बात कर रहे थे कि 8,000 से लेकर 8,500 तक की तेजी डोमेस्टिक फंड्स को करनी है और 8,500 के ऊपर की तेजी के लिए एफआईज का पैसा लगेगा और वो पैसा साफ तौर पर दिख रहा है। 450 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट की ये बता रही कि धीरे धीरे एफआईज अपनी खरीदारी बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में कल दमदार खरीदारी होती दिखी, 600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और ये काफी अहम है। आप देखिए लगातार खरीदारी होती दिख रही है निफ्टी में भी, और भले ही बैंक निफ्टी कल बंद हुआ नीचे, लेकिन एफआईज की तरफ से बिकवाली नहीं है। तो ये संकेत दे रहा है कि एफआईज अब बाजार पर और पॉजिटिव हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। इसके साथ ही जनरली होता है कि स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में आप जनरली अलग अलग तरह का रुझान देखते हैं। अब आप देखिए कल के सेशन में स्टॉक फ्यूचर्स भी 225 करोड़ के खरीदे गए, तो तीनों ही तरफ कैश मार्केट, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों जगह एफआईज ने खरीदारी की है और उस लिहाज से देखा जाए तो ये आंकड़े बेहद दमदार है। डोमेस्टिक फंड की बिकवाली है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप देखिए बिकवाली का आंकड़ा महज 200 करोड़ का है, वो भी तब जबकि डोमेस्टिक फंड पहले दमदार पैसा लगा चुके हैं। ऑप्शंस में भी जो खरीदारी होती दिख रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि थोड़ी बहुत कॉल ऑप्शंस में और थोड़ी बहुत पुट ऑप्शंस हेजिंग के लिहाज से खरीदे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाजारों को अगर आज भी कोई चीज सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड पर देखनी है और जिसकी वजह से बाजार ऊपर जाएंगे तो वो एकमात्र रीजन फ्लोज का है। पहला तो वो फ्लोज जो कल आपने देखा एफआईज की तरफ से, और दूसरा वो जो आने वाला है ईपीएफओ का, वो सेंटिमेंट के लिहाज से। बिल्कुल, लेकिन अनिल 8,600 अब ये लेवल है जिस पर सबकी नजर है। कल काफी करीब गए थे हम, आज उसके पार जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल पार जाकर क्या टिकेंगे, और दूसरा सवाल 19,000 के ऊपर जाकर बैंक निफ्टी समाप्ति देगा। एफएनओ में किस तरह की पोजीशंस बनी हुई है, क्या वहां से कुछ संकेत मिल रहे हैं? एफएनओ में संकेत ये है कि जो कल हम बात कर रहे थे हेमंत, ध्यान होगा कि 8,600 बेहद अहम लेवल है, उसके पार निकलना मुश्किल है। आज जो लेवल सबसे ज्यादा एफएनओ में मुझे नजर आ रहा है वो आज नीचे की तरफ का है और वो 8,500, और वो इस तरह से दिख रहा है कि 8,500 बेहद क्रिस्टल क्लियर सपोर्ट लेवल है। तो वो अब जनरली आप तेजी कब करना चाहते हैं, जब आपको ये पता है कि आपकी डाउन साइड रिस्क क्या है। कई बार ये होता है कि आपको ऊपर का टारगेट साफ नजर आता है, कई बार ये होता है कि आपको नीचे की रिस्क साफ नजर आती है। तो आज के सेशन में मुझे नीचे की रिस्क बहुत क्लियर कट दिख रही है और वो नीचे की रिस्क 8,500 8,525 के नीचे की नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आपको ये पता है कि आपको यहां से 60-70 पॉइंट की रिस्क पे ट्रेड करना है और फर्ज करें एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर बाजार 15-20 पॉइंट नीचे खुल जाए, यानी कि आपकी निफ्टी पर रिस्क क्या हुई फिर मुश्किल से 25 या 50 पॉइंट की। 25 या 50 पॉइंट की रिस्क पर आप जरूर लॉन्ग ट्रेड करना चाहेंगे, और खासतौर से तब जब एफआईज के आंकड़े बढ़ जाओ। तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए रिस्क काफी डिफाइंड है नीचे की तरफ 8,500। अब अपसाइड क्या बन सकती है, 8,600 के लेवल को वर्चुअली हमने 8-10 पॉइंट से कल मिस किया, 8,591 का हाई था। तो 8,600 8,650 शायद आज आता हुआ नजर आए, इसकी संभावनाएं बनती है। भले एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी कमजोरी के संकेत दे रहा है, लेकिन हो सकता है बाजार रिकवर करने की कोशिश करे फ्लोज के बेसिस पर। लेकिन जो आंकड़े वायदा कारोबार के दिख रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनी है, काफी दिनों बाद निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी। अदरवाइज हमेशा निफ्टी में आपको अनवाइंडिंग होती दिख रही थी, लेकिन कल निफ्टी के विपरीत बैंक निफ्टी में थोड़ी सी पोजीशंस कम हुई, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, 17,000 शेयर ही कम हुए। इसका मतलब साफ है कि बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। अगर बाजार को 8,600 8,650 की तरफ जाना है, टिकना है, जो आप सवाल करें कि 8,600 के पार निकलकर टिक पाएगा या नहीं, इसका जवाब बैंक निफ्टी देगा। तो बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन आना जरूरी है। आपको ऑयल एंड गैस शेयर चल जाए, आपको आईटी चल जाए, कैपिटल गुड्स चल जाए, वो अपनी जगह है, लेकिन टिकने के लिए बैंक निफ्टी की जरूरत होगी, निकलने के लिए निफ्टी में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, क्योंकि पीएसयू बैंक्स ने तो अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं और उन्होंने ही यहां तक लेके आए हैं बाजार को। तो की ट्रिगर आज अगर 8,600 के ऊपर क्लोजिंग के लिए बैंक निफ्टी की रिकवरी होगी। लेकिन बाकी डेटा जो बता रहे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पुट में एग्रेसिव राइटिंग होती हुई दिख रही है, और वो ये बता रही है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ा है। और 8,500 के लेवल की अहमियत में इसलिए कह रहा हूं, कल के सेशन में देखिए 8 लाख शेयर वहां पर जुड़ते हुए दिखे। इसका मतलब साफ है कि बाजार इससे नीचे जाएगा नहीं। तो ओवरऑल इस लिहाज से आप संकेत देखें तो मुझे लगता है कि वायदा कारोबार के संकेत काफी मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब डाउन साइड रिस्क आपकी लिमिटेड हो तो साफ तौर पर अब से लेकर आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए आप ट्रेड ले रहे हैं
तो आपके लिए 8,450, 8,500 बेहद स्ट्रॉन्ग जोन है और ऊपर की तरफ 8,650 और उसके बाद 8,800 के लेवल नजर आ रहे हैं। चलिए तो आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहना है। कई सारे मिड कैप कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। जी हाँ, इस सब पर फोकस रहेगा। अब से कुछ देर में पहला सौदा में हमारे साथ होंगे इंडस्ट्री और बाजार के दिग्गज। 9:25 पर बात करेंगे एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के वैभव संघवी से और उनसे जानेंगे कि उनका नजरिया क्या है इस समय बाजार पर। 9:35 पर हमारे साथ जुड़ेंगे ईपीएफओ के कमिश्नर के जलान और उनसे समझेंगे कि ईपीएफओ शेयर बाजार में कितना और किस तरह से पैसा डालेगा और निवेश करने के लिए कौन से सेक्टर्स उन्होंने चुने हैं। 9:45 पर प्राइम डेटाबेस के फाउंडर और चेयरमैन पृथ्वी हल्दिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये ईपीएफओ का पैसा बाजार के लिए कितना बड़ा बूस्टर होगा। लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यही वो पॉकेट है जहां पर हर रोज देखिए आप नए हाईज लग रहे हैं। मिड कैप्स में पार्टी यहां पर चल रही है और कई कंपनियों के नंबर्स भी आ रहे हैं। ये बताइए कि ये पार्टी जारी रहेगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं या आपको लग रहा है ये पार्टी अब थकती हुई नजर आ रही है? थकान के संकेत अभी तक नहीं है और पार्टी चलेगी ये भी संकेत पूरे हैं। रिस्क सिर्फ एक है, रिस्क ये कि कमजोर क्वालिटी के जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर चल रहे हैं वहां पर पैसा नहीं लगाना है। पैसा उन्हीं शेयरों में लगाना है जहां आपको पता है कि नतीजों के दम पर या फिर वाकई में बिजनेस आउटलुक किन्हीं कंपनियों का बदलता हुआ दिख रहा है, इस वजह से तेजी होती दिख रही है। दूसरा सावधानी का संकेत अगर आप लेना चाहें तो इस चीज से लीजिए। जनरली हम कहते हैं कि जब डोमेस्टिक मनी तेजी से आती है, डोमेस्टिक फंड्स बाजार में तेजी से पैसा लगाते हैं तो वो पैसा मिड कैप शेयरों में ज्यादा जाता है। पिछले 2 सेशन से देखिए कैश मार्केट में डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से छोटी सही लेकिन बिकवाली का आंकड़ा आना शुरू हुआ है। अब ये अलग बात है कि म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही है, उसे अलग अलग तो करके देखेंगे तो अब भी आपको लगेगा कि जो बिकवाली हो रही है वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से हो रही है, नहीं कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और वो मिड कैप शेयरों में कर रहे हैं और यही वजह से तेजी हो रही है। तो मुझे उस लिहाज से अभी तक डर नहीं लगता और ये फ्लोज डोमेस्टिक मनी के बढ़ ही रहे हैं। म्यूचुअल फंड में हर रोज पैसा आ रहा है तो उस लिहाज से मुश्किल है कि यू टर्न ले ले। लेकिन चूंकि जिस तरह की तेजी बनी है, जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस इस पूरे साल मिड कैप शेयरों ने दी है, तो थोड़ा आपको किसी न किसी लेवल पर कोशिश तो होना ही पड़ेगा और खासतौर से कमजोर क्वालिटी शेयरों में कोशिश होना पड़ेगा। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, आपके लिए संकेत ज्यादातर सारे पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत एशियाई बाजारों की नरमी की वजह से आप एसजीएक्स निफ्टी को देख लें, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फर्क पड़ना है, उल्टा मुझे लगता है हो सकता है हम पॉजिटिव ही खुले। बैंक निफ्टी में कल जो थोड़ी थकावट हुई है उससे आप सावधान होना चाहें तो हो जाए। बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, एफआईएस के फ्लो, जिस तरह से ब्रॉड बेस रैली हो रही है, सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। बैंक निफ्टी कमजोर होता है तो आपको ऑयल एंड गैस, आईटी शेयर संभाल लेते हैं। 8,500 जिस तरह से सपोर्ट के तौर पर आ रहा है, ईपीएफओ का पैसा जो बाजार में आता हुआ दिखेगा वो सेंटीमेंट के लिहाज से। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा पॉजिटिव जो कल की क्लोजिंग से मैंने लिया है वो ये कि पिछले 2 सेशन में, कल का सेशन छोड़िए, पिछले 2 सेशन में देखिए 8,565 ये 2 दिनों का हाई था, वहां से बाजार हर रोज करेक्ट कर रहा था और कल आप देखिए 8,590 का हाई बनाने के बाद 2 दिनों का हाई के ऊपर जाके बाजार ने क्लोज दिया। तो टेक्निकली भी अगर आप देखें और क्लोजिंग के लिहाज से भी देखें तो बाजार ने कल बेहतरीन क्लोजिंग दी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल 8,600 के लेवल को मिस करने के बाद शायद आज बाजार 8,600 650 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे और अगर कमजोर शुरुआत हो एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर तो खरीदारी के मौके होंगे। अगर आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो कल के लो का लगा लें और वो होगा 8,540-45 के आसपास का। लेकिन डीप और सेफ स्टॉप लॉस आपके 8,500 के आसपास का बनता है। इस लेवल को ध्यान में रखकर तेजी की पोजीशन बनाने की अब भी राय है। अगर बाजार में करेक्शन आना है इतनी तेजी के बाद तो वो किसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज फ्लो का होगा जिसका आपको और मुझे इस वक्त पता नहीं है। उस न्यूज फ्लो के बाद अलग हो सकती है, अदरवाइज बाजार में स्क्रीन पर, पोजीशन पर, प्राइस में कहीं कोई करेक्शन के संकेत नहीं है। कोई करेक्शन के संकेत नहीं है, लेकिन देखना होगा 8,600 के स्तर के ऊपर जाकर आज टिकता है बाजार और यहां से आगे मिड कैप स्टॉक्स किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद टॉप 10 स्टॉक्स हाजिर करेंगे जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि टॉप 10 स्टॉक्स आज कौन से हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। वरुण पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आइए जानते हैं कौन से स्टॉक्स हैं
जहां पर नजर आपको रखनी चाहिए। वरुण के पास चलते हैं। वरुण बताइए। देखिए, सीमेंस ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए और बेहतरीन नतीजे कंपनी ने दरअसल ऑपरेशनल फ्रंट पे यहाँ घोषित किए। कंपनी का जो पावर एंड गैस सेक्टर है उसमें अच्छा खासा कंपनी ने प्रदर्शन किया है। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई इस सेगमेंट में। इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर डिवीजन, इन सभी सेगमेंट में एक बेहतरीन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने मिला है और इसके चलते कंपनी की जो कुल आय है उसमें तो करीब 2.5% के आसपास की बढ़त देखने मिली। लेकिन एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने 53 करोड़ से बढ़ के एबिटा जो है 216 करोड़ के आसपास आया। वहीं कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 2.2% से बढ़ के 8.9% के आसपास आया। तो ऑपरेशन फ्रंट पे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर किया है। वैसे भी उम्मीद थी क्योंकि बेस काफी लो था। इसके अलावा जो यूरो का डेप्रिसिएशन हुआ है उसका भी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है और इसके लिए बेहतरीन नतीजे देखने मिले। जो कंपनी का मुनाफा भी है वो 13 करोड़ से बढ़ के 136 करोड़ पे आया। जो एबिटा में अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला उसकी मदद तो कंपनी को मिली है। इसके अलावा एक अदर इनकम का आंकड़ा भी है 56 करोड़ का, उसकी मदद भी कंपनी को मिलते हुए दिखाई दी है। इसके लिए मुनाफे में ये तगड़ा जंप देखने मिला है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और रैमको सीमेंट्स ये कंपनियों ने भी जबरदस्त नतीजे घोषित किए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के रियल एस्टेट सेगमेंट में एक जबरदस्त बूस्ट दिखाई दिया है, जहाँ पर कंपनी के 2 अहम प्रोजेक्ट्स ब्रिगेड लेक फ्रंट ब्लू और ब्रिगेड पाम ग्रोव विलास, इन दोनों रेवेन्यू रिकग्निशन पर पहुंचे इस तिमाही में। उसका पूरा फायदा कंपनी को मिला है। मुनाफा 4 गुना हो चुका है। मार्जिन 29.5% के पिछले साल के 30.6% के मुकाबले और आय में 85% का जबरदस्त जंप दिखाई दे रहा है। रैमको सीमेंट के तिमाही नतीजे भी जबरदस्त है। एक लो बेस का फायदा तो मिला ही है, साथ ही मार्जिन के फ्रंट पे जबरदस्त बूस्ट दिखाई देगा क्योंकि कंपनी का ट्रांसपोर्ट, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट कम था, इसका फायदा मिला। साथ ही जो टैक्सेस कम रहे उसका मुनाफे के आंकड़ों को मदद मिली है। मुनाफे में 3 गुनी बढ़त दिखाई दे रही है। 26.5% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 17.9% के मुकाबले। आय में 1% की गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा बाटा इंडिया और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने भी अपने नंबर घोषित किया और दोनों के नंबर जो है वो काफी मिले जुले। सबसे पहले बाटा इंडिया की बात किया तो रेवेन्यू जो है वो हमारे उम्मीद से कुछ बेहतर यहाँ नजर आ रहा है। करीब 9.3% की बढ़त देखने मिली। 622 करोड़ से बढ़ के 680 करोड़ के आसपास आया है। लेकिन हायर इनपुट कॉस्ट के चलते कंपनी के जो मार्जिन है वो कुछ हद तक दबाव में रहे। 15.7% से गिर के 12.6% के आसपास आए हैं। वहीं कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अच्छा खासा जंप देखने मिला है। 55% का जंप यहाँ देखने मिला है। 59.4 करोड़ से बढ़ के 92 करोड़ के आसपास आया। तो मुनाफे के फ्रंट पे कंपनी के जो नंबर है वो भी काफी अच्छे हैं और जो मैनेजमेंट है वो भी आगे के आउटलुक को लेकर काफी यहाँ पॉजिटिव साउंड कर रहा था। इसके अलावा स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इस कंपनी ने जो अपने कैपेसिटी है उससे अच्छा खासा इंक्रीज किया था, करीब 40% के आसपास। लेकिन इसके बावजूद कंपनी की जो आय है उसमें महज 10% के आसपास की बढ़त देखने मिली। 59 करोड़ के आसपास ये आए हैं। वही कंपनी के जो मार्जिन है उसमें अच्छा खासा हिट देखने मिला है। 26% से गिर के ये 21% के आसपास आया। कंपनी का जो मुनाफा है वो भी गिरता हुआ नजर आया है, करीब 5.5 करोड़ के आसपास आया है। तो मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पे कंपनी ने कुछ हद तक डिसअपॉइंट किया है। पासरनाथ डेवलपर्स की नतीजों की बात करें तो मिले जुले नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। टॉप लाइन में तो अच्छी खासी बढ़त हुई। यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो करीब 65% से ज्यादा की बढ़त यहाँ पर कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिली है। लेकिन जो इनकी बॉटम लाइन है वहां पर लॉस देखने को मिला है। कंपनी ने पिछले साल के 6 करोड़ के प्रॉफिट के सामने इस बार करीब 8 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, जिसमें कि दबाव जो है वो अदर इनकम की वजह से यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें कि करीब 36% की गिरावट इस क्वार्टर देखने को मिली है। जीएसटी कंज्यूमर्स कंपनी के तिमाही नतीजे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन फ्रंट पे अच्छा परफॉर्मेंस है। 19% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल के 17% के मुकाबले। मुनाफे में 19% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वही आय में 8% का जंप। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के नतीजे वही कमजोर है, जहां पे मार्जिन फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। 12.3% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल के 13.4% के मुकाबले, जहां पे एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी के कारण दबाव बना है। मुनाफे में 14% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वही आय में 13% की बढ़ोतरी। पीटीसी इंडिया के नतीजों की बात करें तो एक स्टेबल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था कंपनी की तरफ से, लेकिन जो क्वार्टर 1 है वो कंपनी के लिए कमजोर क्वार्टर ही रहता है। टॉप लाइन ने हमारी उम्मीद एक्सपेक्टेशन को एक मिस किया है और जो वॉल्यूम्स है वो लगातार तीसरा क्वार्टर है जिसमें की गिरावट देखने को मिली है। मुनाफे में जो 9% की बढ़त आई है वो अदर इनकम की वजह से आई है, जिसमें की काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन की बात करें तो वो भी हमारे उम्मीद से यहाँ पर अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए। वही नेस्ले के काउंटर आपका रडार पे होना चाहिए। कल का स्टार परफॉर्मर था, आज भी काफी हलचल इस काउंटर में देखने मिल सकती है क्योंकि FSSAI ने यह साफ किया है कि जो इन्होंने मैगी नूडल्स को कोई भी क्लीन चिट नहीं दी है। वहीं नेस्ले को इन्होंने कहा है कि यूके और सिंगापुर में जो टेस्टिंग हुई थी इनकी मैगी नूडल्स की, उसकी रिपोर्ट वो जल्द से जल्द FSSAI को सौंपे। वहीं इनका ये भी कहना है कि जो रिपोर्ट आई है गोवा के सैंपल से
उसका जो मैगी नूडल्स को बैन करने का फैसला था उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। गोवा सरकार ने करीब 5 सैंपल्स के टेस्ट किए थे और जो CFTRI की रिपोर्ट थी, जो सैंपल टेस्टिंग की थी, उसमें MSG को लेकर कोई भी टेस्ट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज है नेस्ले के लिए। रिलायंस इंफ्रा, ये काउंटर के लिए पॉजिटिव खबर आई है, जहां पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने कंपनी को 960 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया है। ये प्रोजेक्ट पहले दिया गया था नीदरलैंड्स की कंपनी ब्रेकिल कॉप को, लेकिन 2009 में कुछ फैक्ट्स गलत देने के कारण ये जो अलॉटमेंट था वो कैंसिल कर दिया गया था। अब रिलायंस इंफ्रा को डिसाइड करना होगा कि वो ये प्रोजेक्ट या फिर ये ऑफर को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। अगर वो नहीं करती है तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फ्रेश बिडिंग के तौर पर बाकी के वक्त दिया जाएगा। वही केन और वेदांता का जो मर्जर है वो खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि अवाइवा इन्वेस्टर्स, जिसका केन एनर्जी में करीब 4.3% के आसपास का हिस्सा है, वो इन कंपनीज के मर्जर को लेके खुश नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ कोई वैल्यू उन्हें दिखाई नहीं देती और इसके लिए वो इस मर्जर को अपोज कर रहे हैं। तो ये दोनों काउंटर्स आपके रडार पे होने चाहिए। होटल लीला का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर दिल्ली मास्टर प्लान रिव्यू 2021 के मुताबिक अब दिल्ली के जो भी होटल्स हैं वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अब बिल्डिंग बना सकते हैं और बेच सकते हैं, जिसको कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। ये जो प्लान निकल कर आया है इसका फायदा तमाम होटल्स को मिलेगा, जिसमें कि होटल लीला, ग्रैंड हायट जैसे होटल्स का नाम शामिल है। ये सारे स्टॉक्स है जहां पर खबरों और नतीजों के दम पर दिखेगा एक्शन। आपके लिए करेंगे तैयार रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जो जुड़ेंगे हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। रजत बॉस, देवांग मेहता और साथ ही हेमंत ठुकराल। हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति, तकनीकी राय देने के लिए कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजत के boss.com के रजत बॉस, और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के देवांग मेहता, फंडामेंटल राय देने के लिए बाजार पर। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। रजत, चार्ट्स पर क्या संकेत है? डेली चार्ट्स वाला बताइए, आज 8,600 के ऊपर निकलेगा निफ्टी? देखिए 8,600 के ऊपर में निकलने का पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि मैं जो समझता हूं कि ये 2 दिन का जो कंसोलिडेशन था और फाइनली ऊपर की तरफ कल बंद दिया है। कल पहला बार 8,550 के ऊपर में कन्विंसिंगली बंद किया है 51 पॉइंट की गेन के साथ। अभी लगता है कि कल का जो हाई था 8591 उसको तोड़ के आगे भागने से तो 8,600 आ ही जाएगा। 8,610 से लेकर 8,640 के बीच में फिर से कुछ सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज है, बट 8,600 टेस्ट करने की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझको। और इसमें इट कुड वेल बी अ ब्रॉड बेस्ड rally today, because after a 2-day consolidation generally you see a directional move, and इस टाइम मैंने जो directional move है वो ऊपर की तरफ होगा ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। चलिए 8,600 के ऊपर निकलेगा और ब्रॉड बेस्ड रैली आज भी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, यह राय। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर भी राय लेंगे, बनाएंगे आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार, नैस्डैक S&P में हल्की बढ़त लेकिन डाउ गिरावट पर बंद। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत और SGX निफ्टी में सुस्ती। और आज से बाजार में आएगा आपके PF का पैसा, EPFO की सालाना 5 से 6,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना। अमेरिकी कंपनी कॉग्निजेंट ने नतीजों से फिर किया सरप्राइज, कंपनी की आय में अब तक का सबसे तेज उछाल, मुनाफा और गाइडेंस भी उत्साहजनक। और आज कई मिड कैप कंपनियों के नतीजों का दिन। मदरसन सुम्मी है, स्कॉट्स, BEL, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, अरविंद और बॉम्बे डाइंग के नतीजे आज। मैगी को क्लीन चिट देने की खबर पर फसाई की सफाई, मैगी को नहीं दी किसी तरह की कोई क्लीन चिट, नहीं हुई MSG की टेस्टिंग। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL को टावर बिजनेस के लिए अलग कंपनी बनाने के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। BSNL और MTNL को CDMA स्पेक्ट्रम सरेंडर करने के एवज में आर्थिक मदद का भी ऐलान। और मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI को लेकर सरकार का बड़ा यूटर्न, DIPP सेक्रेटरी ने कहा ऑटोमेटिक रूप से 49% FDI की मिल सकती है मंजूरी। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। हमारे साथ
रजत बोस तो बने हुए हैं ही, देवांग मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय देवांग, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं आप बाजार की इस तेजी को जो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, और क्या लगता है ये मोमेंटम क्या आज भी कंटिन्यू रह सकता है? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, बाजार की तेजी जो लास्ट कुछ दिन से थे ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अब अगेन मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ये लगने लगा है कि जिस तरह से मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छा है, मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी चलने लगे हैं जहां पे कंफर्ट नहीं देता है। आई थिंक मार्केट आगे अच्छा रह सकता है, लेकिन इट इज टाइम एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट मैं ये कहूंगा कि पोर्टफोलियोज जिनके हैं उनको थोड़ा सा उसको रिशफल करना चाहिए। एक बार देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स इस समय पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले 6 से 9 महीने में अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से चर्निंग करना या पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है। फिलहाल मार्केट में मुझे कोई ज्यादा डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये मॉनसून सेशन जिस तरह से टर्न आउट हो रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3-4 दिन में एक बार इसका इंपैक्ट आना मार्केट में संभव है, जिस समय आप अच्छे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट की दिशा अभी भी हम पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा स्टॉक सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा अभी डिपेंड करना पड़ेगा रादर देन जस्ट एंटरिंग मार्केट्स एट एनी लेवल्स। ओके, तो फिलहाल कौन से स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं उस पर सावधानी रखना ज्यादा जरूरी है और उसी लिहाज से आपको एक्शन लेना होगा। बैंक निफ्टी कल संकेत दिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के, चार्ट्स पर देखकर बताएं रजत, बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है? 19,000 के पार टिक क्यों नहीं पा रहा है, और क्या 19,100 के रेंज को अगर पार कर ले तो क्या फिर बैंक निफ्टी में बड़े ब्रेकआउट की संभावना दिखती है क्या? देखिए, बैंक निफ्टी में बड़ी ब्रेकआउट के लिए आपको 19,065 से लेके 19,230 ये जो रेंज है, इसमें अभी भी सप्लाई की पॉसिबिलिटीज है, और वो जब तक पार होता नहीं है तब तक कोई खास मूवमेंट होगा ऐसा उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन वो पार करते ही आप 19,500 का टारगेट बनाएंगे। फिलहाल मैंने एक ही चीज कहूंगा कि ठीक है, कल के दिन ऊपर से तो नीचे बंद किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोलना चाहिए जब तक कि 18,892 से लेकर 18,820 का जो सपोर्ट रेंज है वो जब तक नहीं टूटता है तब तक बैंक निफ्टी बहुत खराब परफॉर्म करेगा ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेजेस, कुछ मूविंग एवरेजेस वहां पे लोकेटेड है, वो सपोर्ट देते देते आए हैं, तो जब तक वो नहीं तोड़ता है, मतलब कंसेंसस व्यू फॉर द शॉर्ट टर्म डजंट बिकम नेगेटिव। सो वो जब तक वो नहीं टूटता है तब तक उम्मीद कीजिए कि 19,000 के ऊपर में जाने का चेष्टा या रहने का चेष्टा तो बैंक निफ्टी करेगा ही। ऑलराइट, चलिए वक्त है ब्रेक का। रजत देवांग हमारे साथ बने हुए हैं, हेमंत ठुकराल भी ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे उनका बाजार का नजरिया। एक ब्रेक लेकर अभी हाथ से बोलते हैं। और अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है नतीजों के दम पर या फिर खबरों के दम पर। और सबसे पहली और बड़ी खबर तो नेस्ले की फिर से है। आज देवांग एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, कल ऐसा लग रहा था कि फिर से मैगी खाने को मिलेगी लोगों को, और क्लीन चिट मिल गई, स्टॉक भी वापस पहुंच गया उन्हीं लेवल्स पर जहां से शुरुआत की थी गिरने की। और आज खबर है क्या ये स्टॉक ऐसा करना चाहिए कि जिस दिन खराब खबर आए उस दिन ले लो, जिस दिन अच्छी खबर आए उस दिन बेच दो? हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि जिस दिन अच्छी खबर आए उस दिन मैगी भी खा लो और शेयर बेच दो, लेकिन जिस दिन बुरी खबर आए उस दिन शेयर ले लो और मैगी खाना बंद कर लो। सो आई डोंट नो, बट जैसे ऑन अ सीरियस नोट मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वॉलिडिटी स्टॉक में आ गई है। नॉर्मली आप इस तरह की क्लासिक कंपनीज में इतनी वॉलिडिटी नहीं देखते, बट न्यूज फ्लो इस तरह का आ रहा है। तो अगेन मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें जब अच्छा खासा फॉल होता है तब हमने भी एडवाइस दी थी कि इसमें बाय करिए, और मुझे लग रहा है आज भी अगेन ये न्यूज के चलते अच्छा खासा फॉल हो सकता है। तो नेक्स्ट 2-3 दिन में आप की चाल पे नजर रखिए, और अगर एक अच्छा मौका मिलता है तो फिर से आई थिंक एंटर करने की आप उसमें कोशिश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है ये वैसे, और अब ट्रेडिंग और ट्रेडर्स का स्टॉक बन गया है ये। चलिए, लेकिन फिलहाल आज इसमें थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है कल की शानदार रैली के बाद। लेकिन कॉग्निजेंट, देवांग, इस कंपनी ने जिस तरह से आउट परफॉर्मेंस दिखाई, कल हमने देखा कॉग्निजेंट का स्टॉक करीब 6% ऊपर जाकर बंद हुआ अच्छे नतीजों के बाद। भारतीय आईटी कंपनियों में भी क्या आज एक तेजी देखने को मिल सकती है, और फंडामेंटली कौन सा स्टॉक है जो आप खरीदना चाहेंगे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए? आई थिंक श्योरली यस, कल के ये नंबर्स बहुत ज्यादा इंकरेजिंग थे, और जिस तरह की पॉजिटिव कमेंट्री कंपनी ने की है, मुझे लग रहा है कि नॉर्मली मार्केट कॉग्निजेंट के नंबर्स पे एटलीस्ट आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज एक रिएक्शन तो दिखाती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मुझे लग रहा है इस समय पे पॉजिटिव
रिएक्शन दिखाने के काफी चांस है। और जिस तरह से इन्फोसिस ने ये टाइम अच्छा परफॉर्म किया है और इनफैक्ट टीसीएस ने भी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं की थी, तो मुझे लग रहा है ये दो लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको बने रहना चाहिए और यहाँ पे बाइंग भी करनी चाहिए। हमें लग रहा है कि आईटी ने कुछ समय से अंडर परफॉर्म किया है मार्केट्स को, जब नए सेक्टर्स आगे आए हैं परफॉर्म करने के लिए, तो आईटी आपका पोर्टफोलियो में एक कुशन देता है। तो मुझे लग रहा है इन्फोसिस और टीसीएस दोनों आपको बाय करना चाहिए इस समय पे 1-1.5 साल के होराइजन के लिए। जहां कल बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा थकान दिखाया, खासतौर पर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एक अच्छी रैली के बाद। कल आईटी ने सहारा दिया था, आज एक अच्छी खबर भी है। कौन सा आईटी स्टॉक है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो चार्ट देखकर आपको भरोसा दे रहा है? इस हिसाब से मेरे ख्याल से इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज देखना चाहिए, क्योंकि ये जो 1090-1100 इस रेंज पे जो सप्लाई है ये 4-5 बार टेस्ट हो चुका है। मतलब ये सप्लाई धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसके बाद में वो जो कुछ दिन पहले 1150 का लेवल दिखाया था उसको दोबारा टेस्ट होगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस आर इंडिकेटिंग द बायस इज माइल्डली पॉजिटिव, तो 1100 क्रॉस करने के बाद में आज अच्छी सेंटीमेंट के कारण हो सकता है वो 1100 के ऊपर चले, तब 1085 के आसपास में स्टॉप लगा के इसमें लेने से 1140-50 का लेवल तो देखने को मिल सकता है। तो आई वुड एक्चुअली प्रेफर टू बी इन गुड स्टॉक्स। ओनली वन प्रॉब्लम इज दैट द एमएससीडी इज गिविंग अ सेल सिग्नल, मतलब ऊपर में फिर से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज रह जाता है। चलिए ऊपर के लेवल पर फिर से दबाव आ सकता है, ये राय आती हुई दिख रही है। बाटा एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं आपके देवांग। नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं हमारे अनुमान से अगर आप देखें तो साफ तौर पर, और खास तौर से मार्जिन पर जिस तरह का प्रेशर आता हुआ दिखा है और कोई बहुत अच्छे संकेत इंप्रूवमेंट के नजर आ नहीं रहे। रूरल डिमांड भी कमजोर है, आप देखिए 3% के आसपास मार्जिन कम हुए, 15.5 से 12.5%। क्या कहेंगे आप, क्या स्टॉक में दबाव रहेगा, बेचकर निकल जाने की, मुनाफा वसूल करने की राय है, या फिर गिरावट में खरीदारी करेंगे आप? नहीं अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये लास्ट 2-3 क्वार्टर से अंडर परफॉर्म करते जा रहा है। अगर आप कोई भी नजरिए से देखें, मार्जिन्स के हिसाब से देखें या जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहा है, और नॉर्मली जब एक्सपेंशन होता है उस समय पे भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो मुझे 2 या 3 नजरिए से, और तीसरा जो नजरिया है वो वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक किसी भी एंगल से सस्ता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगेन कहूंगा कि एक बार एटलीस्ट फ्रेश बाइंग नहीं करे, होल्ड जिनके पास है वो कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 1-2 क्वार्टर में शायद सुधर सकता है माहौल, तो होल्ड कर सकते हैं। बट बेटर स्टॉक्स आपको बहुत सारे कंजम्पशन यूनिवर्स में अवेलेबल है, जहां क्रूड प्राइस का इंपैक्ट आपके ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। स्टॉक्स लाइक इमामी, स्टॉक्स लाइक बजाज कॉर्प, जहां पे आपको ऑलरेडी अच्छे इंपैक्ट आने शुरू हो गए, वो स्टॉक्स बाय करें रादर देन बाटा में इस समय पे बाइंग करें। रजत, अगर इसके पीएस देखिए, मिर्जा, लिबर्टी, ये वो स्टॉक्स हैं जो हर हफ्ते लगभग आप देखिए नए 52 वीक्स हाईज लगा रहे हैं। खासतौर पर मिर्जा जैसा स्टॉक, बाटा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये बताइए, इस पूरे पैक में आपको सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा लगता है चार्ट्स पर? देखिए, वेरी फ्रैंकली मैंने बाटा ज्यादा ट्रैक करता हूं, बाटा ऑन अ डेली बेसिस। बाटा में आई एम मोर और लेस इन एग्रीमेंट विथ देवांग, क्योंकि इसको 1250 से 1315 ये रेंज पे काफी सप्लाई आने की पॉसिबिलिटीज है। और कल जिस तरीके का वॉल्यूम ये दिखाया उसमें लगता है कि कुछ हद तक लोगों ने प्रॉफिट बुक इसमें कर चुके हैं, तो इसमें थोड़ी सी नेगेटिव माहौल जारी रहेगा और ऊपर में फिर से सेलिंग होके ये 1200-1190 टेस्ट कर सकता है। जहां तक मिर्जा का सवाल है, उसमें मैं बोलूंगा कि वो ये काउंटर्स में अभी आप ट्रेड तो ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना बढ़ चुका है, इस लेवल पे लेने से जो रिस्क है वो काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब एक चीज देखिए, 128-125 इस रेंज को अगर तोड़ देगा तो ये तुरंत 120, और 120 तोड़ने से फिर ये शार्पली डाउन स्विंग आ सकता है। इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि ये बढ़ तो चुका है, ठीक बात है, बट लेकिन कोई तरह से आप फंस जाएंगे तो इसमें वॉल्यूम भी ड्राई अप कर जाता है। तो मैं कहूंगा कि अभी मत लीजिए, कोई डाउन टर्न कोई करेक्शन आए तो उस टाइम पे लेने से शायद बेहतर होगा। ओके, तो करेक्शन में करें खरीदारी, ये राय ठीक होगी। लेकिन सीमेंट्स एक और स्टॉक है और देवांग, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। बेहद शानदार दिख रहे हैं नंबर्स। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा हमारा अंदाजा था 130 करोड़ के आसपास का, और उसके सामने 170 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी जबरदस्त दिख रहा है, 216 करोड़ की उम्मीद के सामने 253 करोड़ है। मार्जिन में देखिए 11% के आसपास। मुझे याद है ये 13 क्वार्टर के हाईएस्ट मार्जिन है। ये 2% के मार्जिन पर कामकाज करने वाली कंपनी अब 11% के मार्जिन आ रहे हैं। क्या स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है,
क्या करना चाहिए, कितनी तेजी हो सकती है इसमें? डेफिनेटली अनिल जी, ये स्टॉक की डी-रेटिंग हो सकती है और कैपिटल गुड्स यूनिवर्स में L&T और सीमेंस, ये दो स्टॉक हमारे पसंदीदा स्टॉक्स है। L&T हमें लग रहा है कि भले नंबर्स थोड़े से कमजोर रहे हो, लेकिन जिस तरह से गाइडेंस मेंटेन किया है वो आगे अच्छा ही करेगा। सीमेंस इज अ डार्क हॉर्स था, क्लियर हम कुछ समय से लोगों को कह रहे थे कि कब टर्न अराउंड होगा वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सूनर देन लेटर टर्न अराउंड होगा और आई थिंक ये नंबर्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि कैपेक्स इंडस्ट्री में आ रहा है और ऐसे स्टॉक्स आपको धीरे धीरे जमा करने चाहिए। आई थिंक सीमेंस, जैसे आपने ठीक कहा, पूरे रीडेटिंग की संभावना है और हमें लग रहा है कि यहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ऊपर भी खुलता है तो मैं कहूंगा यहां पे भी धीरे धीरे बाय करना चाहिए स्टॉक। चलिए तो ये राय सीमेंस पर। वक्त है ब्रेक का। रजत देवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ रजत बोस और देवांग मेहता बने हुए हैं। रजत, रैमको सिस्टम्स और रैमको सीमेंट, रैमको ग्रुप की दो कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहूंगा। रैमको सीमेंट के नंबर्स भी अच्छे आए और रैमको सिस्टम्स के भी नंबर्स अच्छे आए। चार्ट्स पर ये दोनों ही स्टॉक आपको कैसे लगते हैं? देखिए, जहां तक रैमको सीमेंट्स का बात है उसमें ये बोलना चाहिए कि ये 370 से 380 के बीच में इसमें सप्लाई है और ये सप्लाई पिछले नवंबर से जब भी ये इसी रेंज के आसपास आया था सप्लाई के कारण नीचे चला गया। बट कहीं ना कहीं एक बार तो ऐसा होता है कि 3-4 बार टेस्ट करने के बाद में, और जबकि वो टेस्ट इतने महीनों के बीच में होता है तो उसमें सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी हैज इट कि 380 के ऊपर में अच्छी वॉल्यूम के साथ जब चलने लगे तो एक अच्छी ब्रेकआउट होगा और उस ब्रेकआउट में मिनिमम आपको 40 से 50 रुपया एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मूवमेंट नीचे की तरफ होता है, मतलब 320 से 360 वहां तक आके फिर रुकावट आया था, तो वही 380 से 420 उसी तरीका का टेक्निकल प्रोजेक्शन बना के वहां तक उम्मीद करना चाहिए। रैमको इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो तो वर्टिकल अपस्विंग दिया है, इस लेवल पे खरीदारी नहीं करना चाहिए। रैमको सिस्टम्स ये कल थोड़ी नीचे पे बंद दिया है, बट जब तक ये 1000 से लेके 990 का स्तर, उसमें जो अच्छी सपोर्ट है वो जब तक नहीं टूट जाता है तब तक कोई खतरा तो पैदा नहीं होता है। बट इतना जरूर कहना चाहिए कि इसी रेंज पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटीज है। जब तक ये 1110-15 का लेवल पार करके आगे नहीं निकलते तो अच्छी मूवमेंट की उम्मीद मत कीजिए। ओके, ये राय आती हुई रैमको सिस्टम और इंडस्ट्री पर। लेकिन एक और स्टॉक देवांग जो रहेगा एक्शन में, बालाजी टेली, कल काफी बड़ा ब्लॉक होता हुआ दिखा, स्टार बेचकर निकल गया, प्रमोटर्स ने भी खरीदे और कुछ इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स के भी नाम आ रहे हैं सामने जिन्होंने खरीदारी की, जिसमें राधाकिशन दमान जी का भी नाम है। 40% अपनी डील प्राइस से और लो से कल स्टॉक ऊपर हो गया, 20% नीचे के सर्किट पर डील और 20% ऊपर का सर्किट। अब ये नाम आने के बाद क्या लगता है आपको, और तेजी होगी, खरीदारी करनी चाहिए या देर हो चुकी है? नहीं, मैं कहूंगा अगेन ठीक है, जिन्होंने भी लिया है उनका कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नजरिया होगा और कंपनी को समझ के परख के लिया होगा। बट जब तक इस पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आए कि क्या ट्रिगर्स है ये स्टॉक के लिए, हालांकि हमारा कवरेज भी नहीं है इसलिए आई एम नॉट इन नॉलेज ऑफ एनी डेवलपमेंट्स जो कंपनी में हो रहे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। मैं यहाँ यही कहूंगा कि कॉशियस बन के समझ के लेना चाहिए। मीडिया यूनिवर्स में काफी अच्छे स्टॉक्स है, एरोस इंटरनेशनल है जो कंटिन्यूअस ऑन द बैक ऑफ अच्छी रिलीजेस बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी है। ये है, एक दो पब्लिकेशंस भी अच्छा कर रहे हैं, डीबी कॉप जैसी कंपनी है, तो मैं कहूंगा कैरिड अवे होके मत बाय करे, जो भी करे सोच समझ के कहीं स्टडी करके ले। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि 20% नीचे की सर्किट से 20% ऊपर की सर्किट जाने के कारण ही आपको ये स्टॉक लेना चाहिए। चलिए रजत, टाटा स्टील इस स्टॉक में कल तेजी देखने को मिलती, बल्कि पूरे के पूरे मेटल स्पेस में एक अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा था। कल बाजार बंद होने के बाद जो खबर आई कि लॉन्ग प्रोडक्ट्स कारोबार जो बेचना चाहती थी कंपनी और कैलेश ग्रुप के साथ इसकी बातचीत चल रही थी यूरोप में, वो दरअसल बातचीत टूट गई है। चार्ट्स कैसे लगते हैं और क्या आज स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है? देखिए, दबाव आने की पॉसिबिलिटी तो कभी भी आता है, क्योंकि इसमें कुछ खास मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। एक पुल बैक रैली दे रहा था, बट पहले इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद में ये जो खबर के बारे में आप बात कर रहे थे उसके कारण लोगों की उम्मीद, वो सब मिला के कुछ पुल बैक रैली हो रहा था। बट आई वुड से कि मेटल्स में अभी पोजीशन नहीं लिया जाए तो बेहतर होगा। एक चीज है अनिल जी कि जिस इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवर नहीं होते हैं,
इवन इन द गुड टाइम्स उसमें इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। मैं एक सच बात आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्ट कॉन्फेशन, पराया स्टॉक्स में मेरे को बहुत रुचि है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी पैसा मिलता है। बट स्टील में पिछले महीनों में कई बार हमने निवेश किया और उसमें हाथ जल गया है। टेक्निकली दे रहा था, पुल बैक सिग्नल लगा कि इस बार रिकवरी आ रहा है, बट वो हम इसलिए ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। देवांग, कल हम कह भी रहे थे कि एक डेड कैट बाउंस तो नहीं दे रहे हैं सारे के सारे मेटल काउंटर्स। अब टाटा स्टील अब क्या करना चाहिए? अभी भी अवॉइड करना चाहिए स्पेस को और स्टॉक को? ये मेटल जो 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर है, तो कहीं वैल्यू दिखती है क्या? जो वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे लोग कि लोग शेयर बहुत चल गए कर रहे, तो क्या एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर स्टॉक्स में कहीं आपको नजर आता है कुछ? नहीं जी, मैं कॉन्ट्रा कॉल इस समय पे इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि लोग सस्ते वैल्यूएशन नहीं, सस्ते वैल्यू वाले स्टॉक्स ढूंढ रहे, जिनकी वैल्यू एक टाइम पे 500-600 रुपए थी, अगर वो 200 रुपए में मिल रहा है तो वो ले। भाव कम हो गए इसलिए, भाव कम हो गए इसलिए लोगों को 100 रुपए वाला स्टॉक, आज बहुत सारे स्टॉक नाम नहीं लूंगा, 7 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए में मिल रहे, इसलिए उनको वो स्टॉक बाय करना है। तो मैं कहूंगा नहीं, फंडामेंटली डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है और माहौल खराब है वो सेक्टर के लिए या वो स्टॉक के लिए, इसलिए वो स्टॉक नहीं चल रहा है। तो आई थिंक होपिंग अगेंस्ट होप मत करिए। मुझे लग रहा है कुछ समय आप दीजिए, आपको मौके मिलेंगे मेटल में बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे शेयरों पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे और बताएंगे आपको प्री ओपनिंग सेशन में कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी अपनी कमजोरी बढ़ाता हुआ एशियाई बाजारों की तर्ज पर 20 अंक नीचे। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।